नमस्कार सारे प्रिय विद्यार्थी साथियों और साहित्य का ग्लोबल पेज को चलाने वाले हमारे साथी ऋषभ और उनके दोस्त सभी को मेरा नमस्कार अभिवादन। आज जैसा कि और यह हुआ कि आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म जयंती है और इस दिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को हम याद करें तो प्रश्न उठा कि किस तरह से उनको याद किया जाए। उनके वैचारिक लेखन, उनके रचनात्मक लेखन के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बेहतर होगा कि आज के दिन उनके उस आचार्य व्यक्तित्व को, उनके गुरु व्यक्तित्व को, आकाश धर्मा जो गुरु व्यक्तित्व उनका है और अप्रतिम आचार्य व्यक्तित्व उनका है, उस पर बातचीत की जाए। तो मित्रों, अगले लगभग 40-50 मिनट तक जो भी बात मैं आपके सामने रखूँगा उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृतियों को नमन करते हुए उस आकाश धर्मा व्यक्तित्व के बारे में क्या बात करें। इतना विराट व्यक्तित्व, इतना विराट लेखन, तो कुछ एक एंगल से बातचीत करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इस बातचीत को 2 भागों में बांट लूं। पहला सोपान कि उनके परिवेश से उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है, जो उनके गुरु और आचार्य व्यक्तित्व का निर्माण जिसमें होता है, एक पहला सोपान यह रखते हैं बातचीत का। और दूसरा सोपान रखते हैं जिसमें उनकी जो समृद्ध शिष्य परंपरा है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अध्यापक व्यक्तित्व को, उनके आचार्य व्यक्तित्व को, उनके गुरु व्यक्तित्व को किस तरह से आंकलित करती है, कैसे देखती है, इसको देखना ज़रूरी है। तो मैं बातचीत शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्रोत रूप में यों की बहुत सारी सामग्री है, लेकिन इस बीच में एक पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो उनके स्मृतियों को लेकर उनका जो पुण्य स्मरण किया है, उन्होंने उसको जीवनी कहा जाए, स्मरण कहा जाए या तमाम सारी विधाओं का संश्लिष्ट रूप कहा जाए, व्योमकेश दरवेश वो आधार ग्रंथ है। आज जो बातचीत मैं करूंगा उसमें से ज़्यादा अंश मैं वहीं से लेकर बातचीत करूंगा। एक शिष्य का अपने गुरु को कैसे याद किया है, एक शिष्य ने कैसे सृजनात्मक तरीके से उनके पूरे वैचारिक, उनके सृजनात्मक, उनके जीवन संघर्षों को उन्होंने याद किया, उसको मुझे लगता है पढ़ना चाहिए आपको। हिंदी गद्य का, हिंदी के कथेतर गद्य का सर्वोत्तम रूप है उस पुस्तक में। इसके अलावा दूसरी परंपरा की खोज सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है जो उनके आलोचनात्मक और इतिहास दृष्टि को विवेचित करती है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चौथीराम जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने लिखा है। इन सब के बीच में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस पूरे व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हुए आप देखें तो उनकी एक लंबी संघर्ष यात्रा है। तमाम सारे रूप हैं उनके उस पूरे व्यक्तित्व के, उस विराट आचार्य व्यक्तित्व के। कैसे एक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष की पढ़ाई करता है, पंडिताई करता है, कथा बाँचता है, उसके बाद वो उसकी जो अंतर यात्रा उनकी जो शुरू होती है शांति निकेतन से लेकर शिवालिक तक की, उस अंतर यात्रा में संघर्ष की जो एक यात्रा है, उससे आप भारतीय चेतना के बारे में भी समझ सकते हैं। एक साहित्य के आचार्य, एक ऐसे आचार्य के बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय चेतना, भारतीय परंपरा, भारतीय वैदिश्य, भारतीय ज्ञान मीमांसा में जो आचार्य की परंपरा है, उस रूढ़ को तोड़ने वाले आचार्य थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्रों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए भी शास्त्र से बाहर की बात करते थे, लोक की बात करते थे।
वो यों कि पंडित थे। आप ध्यान दीजिए कि लोक में पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में वह पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। उनको सब पंडित जी कहते थे। लेकिन वो भारतीय मेधा, भारतीय चेतना का वह पंडित, वह आचार्य, वह गुरु जो लोक के निकट है, लोक की जो जनधर्मी चेतना है उसके वो निकट है। आप ध्यान दीजिए कि वो तमाम सारे संस्कारों के साथ जीते हैं, किसी चीज़ का लवादा नहीं ओढ़ते, पंडिताई को बोझ की तरह नहीं लेते। वो इन सब के बीच में विषम से विषम परिस्थिति आती है तो कभी विचलित नहीं होते। उनकी जिजीवसा, उनकी चेतना, जो उनका जो संघर्ष है, जो भारतीय मन का संघर्ष है, भारतीय किसानी जीवन का जो संघर्ष है, कृषक जीवन का जो संघर्ष है, आम जीवन में जो तुलसी का रामचरितमानस जिसमें बसा हुआ है, जिसमें कबीर का फक्कड़पन बसा हुआ है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवीय जिजीवसा, जिसे महामानव समुद्र की यात्रा कहते, वो जिसमें रचा बसा है। इसके साथ साथ बहुत सारे शिष्य, जो शिष्यों की एक पूरी समृद्ध परंपरा। आप ध्यान दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आप में एक युग हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हुए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। मैंने आपसे बताया कि सीमित समय में कुछ ही कोण से, कुछ ही एंगल से बातचीत की जा सकती है। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उनके व्यक्तित्व और उस परिवेश को समझते हुए व्योमकेश दरवेश में विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो लिखा है, मैं वो पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। उससे उनके पूरे व्यक्तित्व की बुनावट का पता चलता है। उन्होंने लिखा है, पंडित जी के रचनाकार व्यक्तित्व में एक गप्पी बलियाटकी है। अगाध पांडित वाराणसी से, शांति निकेतन और रविंद्रनाथ ने उसे विकसित किया, किंतु है वह पूर्वांचल का अभावग्रस्त कथावाचक ही, जो मोहक कथा में जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर पाठक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर सकता है। अभावग्रस्तता का अनुभव और पांडित्य उसकी विश्वसनीयता का आधार है। एक वाग्मी निम्न मध्यवर्गीय किसान ब्राह्मण पंडित जी के व्यक्तित्व का मूल ढांचा है। चंडीगढ़ पहुंचकर लिखा गया उनका निबंध है देवदारू। उसमें गांव के एक पंडित जी हैं जो मुड़कटवा को दे रद्दा देते हैं। मुझे लगता है पंडित जी के रचनाकार में देवदारू के वे लठधारी पंडित जी समाविष्ट हैं। स्मरणीय है कि वे गुरुवर लोकवादी आचार्य थे तो आकाश धर्मा गुरु भी थे। आप ध्यान दीजिए कि व्योमकेश दरवेश की ये पंक्तियां विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो लिखा है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। आप ध्यान दें कि किस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा व्यक्तित्व निर्मित हो जाता है। व्यक्तित्व कैसे स्पष्ट होता है कि कैसे वो एक आकाश धर्मा गुरु थे। और देवदारू के उस पंडित जी को याद करते हैं जो मुड़कटवा को दे रद्दा मारता है। उस लठधारी पंडित जी को याद करते हैं। एक अभावग्रस्त ब्राह्मण को याद करते हैं। इन सब के बीच में आप ध्यान दीजिए गप्पी बलियाटकी है, उनमें एक देशज जो अंदाज है, उनका जो स्थानीयता है, उसमें जो रचे पगे हैं, वह उन सबको लेते हुए वो अपने जीवन भर इन चीज़ों के साथ वो जिए। वो बड़ी से बड़ी जगह पर रहे, लेकिन कैसे अपनी ज़मीन के साथ जुड़कर, मनुष्यता के साथ जुड़कर, उसकी उदात्तता के साथ जुड़कर वह बड़ी बात करते हैं। और इस तरह से भारतीय परंपरा का ये एक व्यापक जो स्रोत है और आधुनिकता की जो चेतना है, उसके दोनों के समन्वय थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय परंपरा की समृद्ध विरासत के पोषक थे। इन सब के बीच में वह उस लिखत परंपरा को अपने साथ तो लेकर चलते ही हैं, इसके साथ साथ वह उस मौखिक परंपरा को भी लेकर साथ चलते हैं, जो जीवन में सौंदर्यबोध पैदा करता है, जो जीवन विवेक पैदा करता है, जो जीवन में जीने की कला पैदा करता है। उसके लिए किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं होती। आप ध्यान दीजिए कि इसीलिए वह शास्त्रज्ञ होते हुए भी उतने ही बड़े लोकवादी आचार्य थे। और उनका लोक तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने समकालीनों, यहाँ तक कि बाद के बड़े आचार्यों से भी ज़्यादा व्यापक है। आज के समय में भी जो लोक जिसे कहते हैं,
उस लोक धर्मी चेतना के अगर हमारी भारतीय मनीषा में, हिंदी जगत में, हिंदी पट्टी में किसी एक आचार्य का हम नाम लें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसमें आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा व्यक्तित्व उसमें दिखाई देता है। मित्रों, ये सारी बातें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के साथ कैसे रूपायित होती हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचनात्मक परिवेश है, जो उनकी अंतरयात्रा है, उसको आप देखें तो कैसे संघर्ष के साथ वह जीते हैं। उन संघर्षों, उस परिवेश के साथ उनकी रचनात्मकता का विकास होता है और एक नए पड़ाव के साथ वह जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं अपने। चूँकि विद्यार्थियों के बीच ये बात हो रही है तो मुझे लगता है उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी उस परिवेश से आप देखें तो कैसे निर्मित करते हैं वह। उस निर्माण की प्रक्रिया में मुझे लगता है 4 सोपान दिखाई पड़ते हैं। पहला सोपान है 1930 से लेकर 1950 का समय शांति निकेतन का। दूसरा सोपान है 1950 से लेकर 60 तक का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के यशस्वी आचार्य और अध्यक्ष के रूप में। तीसरा जो सोपान है उनका शिवालिक का वो सोपान है पंजाब चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते हुए वो कैसे 1960 से लेकर 1967 तक का जो तीसरा सोपान है। और जो चौथा सोपान है 1967 से लेकर बाद तक का, फिर पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इन 4 सोपानों में उनकी रचनात्मक अंतरयात्रा कैसे बढ़ती है, किन किन संघर्षों के साथ वो जीते हैं, किन विषमताओं से लड़ते हैं वह। हिंदी पट्टी, हिंदी क्षेत्र, हिंदी विश्वविद्यालयों की जो क्षुद्र राजनीति है उसके कैसे शिकार होते हैं, उस पूरी जातीय संरचना के वो शिकार होते हैं। वो उन सब के बीच में तमाम संकीर्णताएं, जिसके बारे में इसीलिए कबीर को पसंद करते हैं, कबीर जिनसे लड़ रहे थे, इस आधुनिक काल में आकर भी कैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इस दौर में कैसे संघर्ष करते हैं इन क्षुद्रताओं के साथ, उसके शिकार होते हैं। इन सब के बीच में इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और परखें तो आपको लगेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को किस तरह से देखा और परखा जा सकता है। मैं क्रम से थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा आपसे। मित्रों, पहला सोपान जो है वह है शांति निकेतन का। शांति निकेतन की वह यात्रा उनकी, जिसमें वो जाते हैं, आप ध्यान दीजिए, ज्योतिष के शिक्षक, व्याकरण और गणित के शिक्षक और साहित्य के भी शिक्षक के रूप में। और उस दौर में जो वहाँ उनका व्यक्तित्व विकसित होता है, एक संस्कारी ब्राह्मण, संस्कृत से जो ज्योतिष की शिक्षा लेकर कथावाचक का व्यक्तित्व लेकर वहाँ गया था, उसके बीच में कैसे उस विरासत को लेकर वहाँ शांति निकेतन जब वह पहुँचते हैं तो बंगाल की वह भूमि, शांति निकेतन की वह भूमि, जो सांस्कृतिक विराट चेतना जो उसकी है, जो लोकतांत्रिक चेतना है, जो ज़्यादा व्यापक मनोभूमि का विस्तार जो करती है, वहाँ जाकर उनका व्यक्तित्व एकदम बदलता है। उनके व्यक्तित्व में एक नई धार और नया तेज वहाँ पैदा होता है, जिसे बार बार मैं कोट किया है। उन्होंने महामानव समुद्र की बात वह करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के साथ कैसे उनके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन पर बातचीत करते हुए वो आप ध्यान दीजिए कि बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो अपने व्यक्तित्व के टर्निंग पॉइंट की बातचीत करते हैं। और उस टर्निंग पॉइंट की बातचीत करते हुए वह बताते हैं कि जीवन में टर्निंग पॉइंट की बात आपने पूछी है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना शांति निकेतन में गुरुदेव का दर्शन पाना है। रविंद्रनाथ को देखने का जिस दिन मुझे अवसर मिला, वह दिन मेरे अनेक जन्म के पुण्यों का फल था। मैंने बिल्कुल नई दृष्टि और नया विश्वास पाया। मित्रों, ये उनके व्यक्तित्व में जो निर्मिति हुई, जो एक नई तेजस्विता आई, जो लोक की जो नई धार उनके अंदर पैदा हुई, जीवन को, साहित्य को पढ़ने का एक नया नज़रिया वहाँ उनको मिला। इन सब के बीच में वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आचार्य क्षिति मोहन सेन, नंदलाल बसु, विधुशेखर शास्त्री, बनारसी दास चतुर्वेदी से उनका साबका हुआ। और इसके साथ साथ हिंदी जगत से ही, इस इलाहाबाद से, प्रयाग से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी से, यहाँ के जो साहित्यकार आसपास के जो वहाँ यात्राएं होती थी, उन सब के साथ मिलकर शांति निकेतन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक व्यक्तित्व निर्मित होता है।
और उस व्यक्तित्व में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनात्मक अंतर यात्रा होती है, उसमें सूर साहित्य वह 1930 में लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए, कबीर जैसी पुस्तक 1941-42 में उसी समय आती है। उसी समय 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका वह लिखते हैं और 1946 के आसपास उनकी सबसे सर्वोत्कृष्ट कालजयी कृति, जिसे क्लासिक कृति का दर्जा दिया जाता है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उसी शांति निकेतन के पहले पड़ाव की रचनाएं हैं मित्रों। और आप देखें कि इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक रचनात्मक विराट व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। बलिया से गया हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत का, ज्योतिष का अध्ययन किया हुआ एक विद्यार्थी वहाँ पर कैसे एक बड़े सांस्कृतिक चेतना से युक्त एक जगह पर जाकर वह जिस तरह से वहाँ पर अपना विकास करते हैं और हिंदी भवन का निर्माण और उसके साथ जुड़ना और फिर विस्तार करना, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके व्यक्तित्व का। जो पहला पड़ाव आप ध्यान दीजिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आप ध्यान दीजिए कि रहते हुए भी वो उस काशी के उस संस्कार के साथ वहाँ रहते हैं, संस्कार जो अंदर बसा हुआ है उनके, लेकिन जो अपनी चेतना के साथ लगातार। आप ध्यान दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में एक शब्द बार बार, एक शब्द की ध्वनि आपको बार बार सुनाई पड़ेगी, वह है पुनर्नवता। आप ध्यान दीजिए, पुनर्नवता का मतलब ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने समय में हर समय एक जो पुरानी चीज़ थी उसको ग्रहण करते हुए एक नई चीज़ कैसे उससे निर्मित हो सकती है, समय के साथ उस पर नयापन कैसे आ सकता है, इसकी बात वह करते हैं। इसीलिए पुनर्नवा उन्होंने उपन्यास अंतिम दौर में यूँ की रचा, लेकिन उनके जीवन भर वो पुनर्नवता की बात करते रहे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में। शांति निकेतन का जो संस्कार है, जो रचाव है, जो सृजन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो मुलाकात है और उसकी जो प्रकृति है, वहाँ पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ जो लगाव उनका होता है, वह उनको एक विराट व्यक्तित्व उनका बनाता है। वो ज़्यादा भारतीय चेतना के और ज़्यादा निकट आते हैं। भारतीय चेतना में पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, उस लोक के साथ, प्रकृति के साथ जो रिश्ता कायम होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और स्त्रियों के संदर्भ में स्त्री विषयक जो दृष्टि है उसका निर्माण भी वहीं से होता है। इन सब संदर्भों को आप देखें तो एक बड़े फलक में उनको देख और समझ सकते हैं। लेकिन मित्रों, दूसरा जो पड़ाव है वो बड़ा त्रासद है। यूँ कि प्रशासनिक तौर पर, दायित्व के तौर पर, चमक के तौर पर आप देखें कि इस पड़ाव में उनको बहुत यश मिलता है, लेकिन जो असल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो शांति निकेतन से आए थे, वो कहीं खो से जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इस पड़ाव में 1950 से 60 तक का ये पड़ाव है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो पड़ाव है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वो ज़मीन है। हिंदी विभाग में जब आचार्य और अध्यक्ष हुए, वो यशस्वी आचार्य और अध्यक्ष के रूप में वो आते हैं, और ये कहा जाता है कि वह स्वर्णिम काल था उस दौर में, जिसमें तमाम सारी साहित्यिक गतिविधियों के साथ हिंदी को और हिंदी विभाग को एक नई ऊंचाई दी। मित्रों, यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसके हम भी सदस्य हैं, आप सब ज़्यादातर विद्यार्थी उससे जुड़े हुए हैं, कि इसका जो इतिहास है एक गौरवमय इतिहास है। लेकिन उस इतिहास के पीछे आप ध्यान दीजिए कि ये बात सत्य है कि शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण सहभागिता करते हैं। भारतीय चेतना, भारतीयता से निर्मित ये विश्वविद्यालय हैं। इन सब के बीच में यहाँ पर आप ध्यान दें कि शांति निकेतन में तो उदात्तता दिखाई देती है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये जो हिंदी समाज का अंतर्विरोध है वह ज़रूर आप देख सकते हैं, जिसके शिकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। तमाम आप ध्यान दीजिए कि विश्वविद्यालय जो बौद्धिक समुदाय का गढ़ होता है, उसमें कैसे शिकार होते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे निर्मल हृदय वाले, जो उदात्त सोच रखने वाले, जो बिना किसी संकोच के किसी भी चीज़ को अपने व्यक्तित्व में के साथ जुड़कर उसका स्वागत करने वाले। लेकिन उनको कैसे छला जाता है, उनके साथ कैसे साजिशें होती हैं,
और वो साजिशें सदैव होती हैं, आज भी हो रही हैं ऐसे व्यक्तित्वों के साथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उस दौर में तमाम सारे प्रशासनिक पदों के साथ सुशोभित होते हैं। आप ध्यान दीजिए कि वह विश्व भारती के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हुए उसी दौर में, साहित्य अकादमी के सदस्य बनते हैं वह। उसी दौर में वह राष्ट्रपति द्वारा उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है 1957 में। लेकिन इन सब के बीच में आप ध्यान दीजिए, उनकी रचनाओं पर अगर गौर करिए आप कि जो उनकी सृजनात्मकता शांति निकेतन में थी, यहाँ पर आके उसका जो वैचारिक और सृजनात्मक आवेग है वह कमज़ोर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं वह चंडीगढ़, पंजाब और उसके पहले शांति निकेतन में आपको दिखाई देती। यहाँ पर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जैसी पुस्तक वह रचते हैं। मध्यकालीन साधना जैसी पुस्तक उनकी आती है। 5 व्याख्यानों की जो सीरीज थी उनकी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जो व्याख्यान उन्होंने दिया था उसका संकलन इसी दौर में छपता है। आलोक पर्व जैसी पुस्तक आती है। इन सब के बीच में अगर आप ध्यान दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के बारे में जो बातचीत होती है उसमें आपको कुछ अंतर्विरोध जो इस दौर में दिखाई देने लगता है आलोचना का, साहित्य जगत का, उसे देखना पड़ेगा। एक तो यह है कि साहित्य में जो आलोचनात्मक तरीके से साहित्य में जो मूल्यांकन शुरू हुआ उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य शुक्ल के बरक्स खड़ा कर दिया गया। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के आचार्यत्व की परंपरा में उस तरह से तो नहीं आते, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जिस मजबूत महल को बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसको कैसे वो, मैंने बताया ना, पुनर्नवीकरण करते हैं, उसको पुनर्नवता देते हैं। इसका मतलब उसको ध्वस्त नहीं करते वो, लेकिन कैसे यहाँ के आलोचना के एक समुदाय ने, यहाँ की आंतरिक राजनीति ने, यहाँ के तमाम सारे लोगों ने उनको शुक्ल जी के बरक्स खड़ा कर दिया। एक तो यह साजिश उनके साथ हुई। खुद इस साजिश में आप ध्यान दीजिए कि प्रगतिशील हिंदी आलोचना के यशस्वी संपादक आलोचक शिवदान सिंह चौहान भी शामिल हुए। इसी प्रक्रिया में रामविलास शर्मा को भी देख सकते हैं आप कि रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जैसी पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के बरक्स जहाँ जहाँ उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद किया है तो उनकी आलोचना को बहुत कमतर तरीके से, कमज़ोर तरीके से याद किया। यह साजिश के तहत किया गया था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योग्य शिष्य नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज करके इसका समाहार किया। उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि दूसरी परंपरा का खोज का मतलब शुक्ल जी की एक परंपरा है, उसके पैरेलल एक दूसरी परंपरा है जिसको खोजते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इस तरह से भी देखा और परखा जा सकता है। लेकिन ये तो साहित्य की बात हुई। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जो उनके आचार्य व्यक्तित्व के साथ घटित हुआ वह उसे हमें जानना चाहिए। मित्रों, इसका विस्तार से अध्ययन अगर आपको करना है तो व्योमकेश दरवेश में ये दर्ज है, लेकिन मैं सांकेतिक ढंग से वो बातचीत करता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि कैसे हिंदी विभाग का यश, साहित्य का यश वो विकसित कर रहे थे, इसके साथ साथ साहित्य की रचनात्मकता को भी विकसित कर रहे थे। लेकिन उनके समवर्ती लोगों को उनके इस यश को देखा नहीं गया। साजिशें होने लगी, प्रशासनिक साजिशें होने लगी। वो तमाम सारी जगहों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों की एक परंपरा, समृद्ध शिष्यों की परंपरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पढ़ने पढ़ाने का अंदाज, उनका अपने शिष्यों के साथ रहने का अंदाज, विश्वविद्यालय में उनकी व्याप्ति, देश भर में उनकी व्याप्ति, बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े बड़े पद पर आसीन लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसे मानते थे, यह सब उस दौर में 1950 और 60 के बीच में अगर आप देखें तो यही दुख का कारण बना उनके तमाम सारे समवर्ती लोगों के लिए। और ये कैसे साजिश उनके खिलाफ रची गई, और उस साजिश में 1959 में उनको 60 में यहाँ से निकाला गया और 1959 में उनके खिलाफ एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई। और आप ध्यान दीजिए, आपको पढ़कर और जानकर हैरानी होगी, उसमें 4 आरोप तय किए गए उनके ऊपर।
उन 4 आरोपों को अगर आप पढ़ें, मैं थोड़ा सा इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तमाम सारे सृजनात्मक, आलोचनात्मक और ऐतिहासिक दस्तावेज को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ जीवन संदर्भों की बातचीत की जाए, मुझे लगता है आज उनकी जन्मतिथि है, उनका स्मरण है, तो ये सारी चीज़ें कि कैसे एक व्यक्तित्व, एक आचार्य का व्यक्तित्व कैसे उससे संघर्ष करता है, उससे उभरता कैसे इन साजिशों से खिलाफ। आप ध्यान दीजिए, कुछ रिव्यू कमेटी में 4 जो आरोप लगाए गए, उसमें पहला आरोप था कि हिंदी विभाग की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग हुई उनके दौर में, उसमें कुछ बदअमली हुई। उसमें पहला जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि पद्मावती शबनम द्वारा मेरा बृहद का जो संपादन हुआ उसको संस्तुत किया गया था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं लगाया। उसकी जगह परशुराम चतुर्वेदी का जो मीराबाई की पदावली संग्रह है उसको उन्होंने पाठ्यक्रम में लगाया। दूसरा, श्री कृष्णलाल का जो निबंध संपादित हुआ, जो प्रकाशित होने से पहले उन्होंने उसमें संस्तुत कराया। तीसरा जो आक्षेप उनके ऊपर लगाया गया कि पृथ्वीराज का जो संक्षिप्त संस्करण है उसको भी इसी तरह से उन्होंने लगा दिया। और चौथा जो उनको ऊपर आरोप लगा कि बासंती पत्रिका का जो संपादक मंडल था उसमें वो शामिल थे और वह पत्रिका लगातार कैसे इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, विश्वविद्यालय के खिलाफ हुआ अभियान चलाए हुए थी। ये चारों आरोप उनके ऊपर लगाकर उनको यहाँ से निकाला गया। और मित्रों, यह पत्र उन्हें दिल्ली में मिला। आप ध्यान दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो यशस्वी व्यक्तित्व था, कैसे उसको धूमिल करने का ये प्रयास हुआ। इन सारी चीज़ों के बीच में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व का जो तीसरा सोपान, अब आप ध्यान दीजिए कि इस बीच में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे तो बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, लेकिन उनका मन नहीं रमता था। आप ध्यान दीजिए कि पढ़िए उनके पत्रों को पढ़िए, वो बार बार उनको वो सालता है कि वो शांति निकेतन से क्यों आए, उन्हें नहीं आना चाहिए था। इसके पीछे की वो तमाम सारी साजिशों को आप देख और समझ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद तीसरा पड़ाव आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और जो तीसरा पड़ाव आता है वो शिवालिक की यात्रा है। शिवालिक में शांति निकेतन से बनारस, फिर बनारस से शिवालिक, और एक ऐसा व्यक्तित्व उनका निर्मित होता है जो देवदारू के जैसा व्यक्तित्व, जो कुटज जैसा व्यक्तित्व। मित्रों, इसके पहले कि वहाँ पर उसकी बात मैं करूं, उनके जो योग शिष्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश में एक बात कही है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक अंश लिखा है, उस अंश में ये बता अपनी उस पुस्तक में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब हटाए गए यहाँ से, उन तमाम सारे प्रशासनिक मकड़जाल से युक्त लोगों के बीच में तो एक नई परंपरा हिंदी विभाग की शुरू हुई। इसके पहले हिंदी विभाग में जो नियुक्तियां हुई थीं वो सब हिंदी के शिक्षक नहीं थे। आप ध्यान दीजिए कि इसमें बताया उन्होंने कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस थे, केशव प्रसाद मिश्र किस तरह से आए, वो भी हिंदी से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास भी विमल बीए पास थे। आप ध्यान दीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ों को लेते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष विभाग के विद्यार्थी थे, लेकिन इन सब का व्यक्तित्व एक युग की तरह व्यक्तित्व था जो निर्मित करते, जिनसे हिंदी विभाग जाना जाता है, जिससे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी जाना जाता है। लेकिन उसके बाद की वह परंपरा खत्म हो गई। उसके बाद ऐसे लोग आए जो प्रशासनिक चीज़ों में दखल रखते थे, जो चाटुकारिता करने वाले व्यक्तित्व के थे, जो जोड़ तोड़ करने वाले व्यक्तित्व के थे, जो साहित्य में रमने वाले लोग नहीं थे, जिनका व्यक्तित्व बड़ा नहीं था उस स्तर से जैसा होना चाहिए, जैसा इन आचार्यों का था। और आज भी अगर हम हिंदी विभाग का नाम लेते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए याद किया जाता है, केशव प्रसाद मिश्र के लिए याद किया जाता है, लाला भगवान दीन के लिए याद किया जाता है, वो याद किया जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। और आप ध्यान दीजिए उसमें जो बिंदु उन्होंने लिखा है वो बहुत काबिल गौर है। मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। उससे आप विश्वविद्यालयों की उस सारी राजनीति के बारे में भी जान सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि काशी
विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वविद्यालय इसका नाम था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था। ये शुरू में काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का विक्रमादित्य सिंहासन खिसक गया था। हिंदी में बिना एमए किए साहित्य इतिहास के दिशा निर्देशक विभागाध्यक्षों श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा अब टूट गई थी। अब कुशल विभाग प्रशासक अध्यक्षों की परंपरा का प्रवर्तन हुआ, जो अध्यापक विद्वान साहित्यकार से अधिक नियम उपनियमों के जानकार थे। समय समर्थ शुभचिंतकों की बैठकी में उखाड़ पछाड़ में माहिर थे। एक शेर लिखा इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी ने कि किसी ने फिर न सुना दर्द के फसाने को, मेरे न होने से राहत मिली ज़माने को। आप ध्यान दीजिए कि ये पंक्ति वो अपने कैसे गुरु को याद करते हुए लिखते हैं और ये बताते हैं कि उसके बाद की जो परंपरा थी उसमें कुछ अगर आप अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो यह बात सही है कि क्या हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्या और कि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पे दक्ष उठापटक करने वाले, उखाड़ पछाड़ करने वाले जो यशस्वी लोग हुए हैं वही ज़्यादा सफल हुए हैं। ये हिंदी साहित्य और हिंदी विभागों की राजनीति भी इसमें दर्ज हो रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक और बात इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ से गए, आप ध्यान दीजिए चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद जस्टिस भगवती यहाँ के वाइस चांसलर बनते और हिंदी विभाग में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और हिंदी विभाग में बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उनको बुलाया गया और हिंदी विभाग की दशा देखकर उन्होंने उसमें कहा भाषण में अपने कि आचार्य इस विभाग का यश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय जो था अब वह नहीं रह गया है, इसका मुझे दुख है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को विश्वविद्यालय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस विश्वविद्यालय से निकालकर बहुत गलत किया गया, ऐसा वो कहते हैं। और ये बात जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचती है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है अपने पत्र में तो वह मुस्कुराते हैं और उस पर वो टिप्पणी करते हैं। वो मैं टिप्पणी नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, मैं छोड़ते हुए तीसरे पड़ाव की तरफ आता हूँ। मित्रों, यह जो तीसरा पड़ाव है जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष बन के वो पहुँचे, ये गाढ़े का साथी उनका माना जाता है। इसी दौर में देवदार और कुटज जैसे निबंधों की रचना करते हैं। उसमें जो संकेत आते हैं वो कैसे देवदार का वृक्ष विषम परिस्थिति में भी कैसे तना खड़ा रहता है। कुटज को लेकर वो जो प्रतीक रचते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस प्रतीक में वो जो बातचीत करते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए, कुटज में वो जो दर्ज करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। जो उनका अपना खुद का निजी दुख है कैसे कुटज के साथ जोड़कर उस अपनी पुरानी अंतर यात्रा के साथ जोड़कर उसमें दर्ज करते हैं और एक जिज्ञासा, एक चेतना और एक अपनेपन में जो ठसक है, जो व्यक्तित्व है, जो भारतीयता की चेतना है, जो स्वाभिमान की चेतना है, उस चेतना के साथ कैसे वो उसमें शामिल होते हैं। मित्रों, इस संदर्भ को लेते हुए आप देखें तो कुटज के अंश पढ़ने लायक है जिसमें वह कहते हैं, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने को मिथ्याडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। असल में कुटज खुद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और वो कहते हैं जिसका मन उसके वश में है उसको क्या ज़रूरत मिथ्याडंबर की, उसको दिखावे की क्या ज़रूरत। और इस तरह से एक बड़ी चेतना के साथ कैसे वो अपनी बात करते हुए अपने व्यक्तित्व को पुनर्सृजित करते हैं और एक अंतर यात्रा उनकी लगातार बढ़ती है। मित्रों, इसी दौर में कालिदास की लालित्य योजना जैसी रचना वो रचते हैं जो उनके
खुद विश्वनाथ जी ने और तमाम आलोचकों ने लिखा है कि जो उनकी व्यवहारिक आलोचना का खूबसूरत उदाहरण है। शिवालिक से देवदार, कुटज, ये सारी रचनाओं के साथ जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, इसके इन संदर्भों के साथ जोड़ते हुए आप देखें तो बाद में फिर कैसे उनको बुलाया जाता है, बाद में कैसे फिर विश्वविद्यालय में 1967 में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का पुनः अध्यक्ष बनाया जाता है। उन्हें 1968 में यहाँ का रेक्टर बनाया जाता है, समकुलपति बनाया जाता है। और इस बीच में उनके पास जिस तरह से जो नई चीज़ होती है उनके साथ, लेकिन उनका मन वो पहले जैसा मन नहीं था काशी को लेकर। आप ध्यान दीजिए, वो पुनर्नवा 1973 में वो रचते हैं, अनाम दास का पोथा 1976 में रचते हैं। और इस बीच में 1979 में उनका देहांत होता है। एक अंतर यात्रा मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा था कि कैसे उस उठापटक के बीच में उस परिवेश के साथ कैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनात्मक अंतर यात्रा, उनके व्यक्तित्व की अंतर यात्रा, उसके साथ वो विकसित होते हुए कैसे बढ़ते हैं। मित्रों, एक पक्ष तो यह मुझे बातचीत करनी थी आपसे, मैं इसमें बहुत सारे तंतु और हैं, मैं छोड़ता हूँ इसको। मैं दूसरा पक्ष आपसे बातचीत करता हूँ जो खास है, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कुटज जैसा व्यक्तित्व, देवदार जैसा व्यक्तित्व और भारतीय चेतना में एक तरफ लालित योजना पर लिखने वाला वह आलोचक, भारतीय चेतना में, भारतीय साहित्य में परंपरा के विवेक पर लिखने वाला, परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ नई चेतना से उसको निर्मित करने वाला आलोचक, हिंदी आलोचना को एक नई परंपरा के साथ विकसित करने वाला आलोचक, जिसे दूसरी परंपरा का अन्वेषक भी कहा जाता है, इसके साथ साथ मिथकों पर लिखने वाला आलोचक, इन सब के बीच में भारत में शास्त्र और लोक के बारे में बातचीत करते हुए एक लोक की व्यापक रचनात्मक भूमि को निर्मित करने वाला आलोचक, मानवीय चेतना को, मनुष्य को साहित्य के केंद्र में रखने वाला आलोचक, इन सब के बीच में बार बार यह कहना कि मुझे 1000 साल में कबीर जैसा व्यक्तित्व मुझे दूसरा नहीं दिखाई देता, इसका मतलब यह कि कबीर का फक्कड़पन उन्हें पसंद आता है, कबीर का प्रश्न करने का तरीका उन्हें पसंद आता है। और वो यह जब कहते हैं अपनी रचनाओं में कि किसी से मत डरो, गुरु से भी मत डरो, सबसे बेलौस प्रश्न करो, तो ये जो चेतना है भारतीय चेतना, जो जिसे तेजस्वी भारतीय चेतना कहते हैं, जो निर्गुण संतों से उन्हें मिली थी, जो सिद्धों के यहाँ से उनको मिली थी, इन सब की निर्मिति के साथ वो एक कैसे एक विराट उनका व्यक्तित्व बनता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके छांव तले, या कहा जाए उनके उस व्यक्तित्व के बीच में किस तरह से विस्तार के साथ आप ध्यान दीजिए कि कैसे एक पूरी शिष्य मंडली के बारे में बातचीत की जाती है, कैसे उनकी शिष्यों के बारे में बातचीत की जाती है। एक लंबी शिष्य परंपरा हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों की सबसे समृद्ध परंपरा है, जो हिंदी जगत में सबसे बड़े। मित्रों, उसी पुस्तक में जो शिष्यों की फहरिस्त है, मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ आपके सामने और एक दो बातें और उनके गुरु और उनके अध्यापन व्यक्तित्व पर करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं उनकी शिष्य मंडली में जो महत्वपूर्ण शिष्य हैं, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, शिव प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, बाबा कारंत, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, केदारनाथ सिंह, रमेश कुंतल मेघ, रविंद्र भ्रमर, त्रिभुवन सिंह, गंगा प्रसाद विमल। मित्रों, ये इस पूरी फहरिस्त में आप देखें कि हिंदी के मूर्धन्य विद्वान, बड़े आलोचक, यशस्वी आलोचक, और अपने गुरु को कैसे वो याद करते हैं, गुरु के बारे में कैसे लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और उनकी आलोचना को लेकर पतली सी किताब है दूसरी परंपरा की खोज, बेहतरीन आलोचनात्मक कृति है वह नामवर सिंह की, जिसमें वह शुक्ल जी के बरक्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि को कैसे एक नवीन इतिहास दृष्टि के रूप में याद करते हैं और समृद्ध विरासत के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वो किताब हमारे विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय है, उस पर मैं बातचीत नहीं करता। मैं बात करना चाहता हूं उनके उस अध्यापक व्यक्तित्व के बारे में। मित्रों, अध्यापन के बारे में क्या बातचीत किस तरह से की जाए, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है इसको इन अंशों को पढ़ना कि कैसे उनका व्यक्तित्व एक हंसमुख व्यक्तित्व था, निश्चल हंसी थी उनकी,
और अट्टहास करके हंसते थे वह। और आप ध्यान दीजिए कि उनकी हंसी के बारे में खूब लिखा गया है। और अपने पर भी वो हंसते थे। जो अपने पर हंस सकता है, जो खुलकर हंस सकता है, उसे दुनिया की कोई भी क्षुद्र ताकत पछाड़ नहीं सकती। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ हुआ, वो कभी जीवन के संघर्षों में हारे नहीं। वो अपने को नवीन करते गए। और किस तरह से एक बेलौस जो हंसते थे, वो हंसी उनकी उस किसानी जीवन की तरह थी। वो किसान की हंसी थी। वो उस भारतीय बुजुर्ग की हंसी थी, या कहा जाए उस भारतीय मनई की हंसी थी कि जो जीवन में संघर्ष करता है, तमाम सारी विषमताओं से लड़ता है, 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है, लेकिन इन सब के बीच में हंसने का कोई मौका वह छोड़ता नहीं। वह हंसता है, वह साहित्य में जीता है, वह कथाओं में जीता है। वो तमाम सारी बातों को लेकर उनका व्यक्तित्व इस तरह से निर्मित होता है, लेकिन वह स्वाभिमानी होता है और इस तरह से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र, अपनी जातीय चेतना को, सबको लेकर किस तरह से चलता है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेकर चले। आप ध्यान दीजिए कि आचार्यत्व की कोई भी रूढ़ी उनके ऊपर नहीं लद पाई। आचार्यों की जो परंपरा, आचार्यों की परंपरा जो संस्कृत में दिखाई देती है, उस परंपरा के वह आचार्य कतई नहीं है। वह लोक के आचार्य हैं, लोक धर्मी आचार्य हैं। उनके शिष्यों ने भी उनको इसी रूप में याद किया है। और अकुंठ हंसी जो उनकी थी, वह उनके साहित्य के मर्म को और विकसित करने वाली हंसी थी। मित्रों, कैसे अध्यापक के तौर पर उनको विश्वनाथ त्रिपाठी जी याद करते हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। मैं कुछ अंश पढ़ता हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, आप सुने कि बहुत खूबसूरत है यह अंश एक गुरु के बारे में शिष्य का लिखना, कि उनका अध्यापक व्यक्तित्व कैसा था। हमें लगता है कि यह गुरु ऐसा ही होना चाहिए और सीखना चाहिए हमें। उन्होंने लिखा है व्योमकेश दरवेश में कि द्विवेदी जी क्लास के बाहर एक ही जैसा बोलते थे। वे शास्त्रज्ञ तो थे, लेकिन उनकी शास्त्रज्ञता लोकोन्मुख थी। किताब की बातें ज़्यादातर वह जीवन से जोड़ते, साहित्य की व्याख्या वह जीवन संदर्भों में करते। उनके क्लास में हम मायालोक में पहुंच जाते और वहां से अपना जीवन अनुभव पहचानते। पढ़ाते समय सभाओं, गोष्ठियों में भाषण देते हुए जैसा ही उनका स्वर या शरीर छंदमय हो जाता, उनकी बाहें उत्ताल तरंग बनाती। श्लोकों का उच्चारण जब वह अपने मंद्र स्वर में करते तो प्राचीन साहित्य की गरिमा साक्षात हो जाती। पंडित जी की आवाज़ में अनेक स्वर शाखाएं सुनाई पड़ती, सब परस्पर सघन संबद्ध, जैसे कई धाराओं का जल मिलकर कोई गंभीर प्रवाह सुनाई पड़ रहा हो। उनकी आवाज़ में आकाश जैसा अवकाश होता, लेकिन यह सब सहज अकृत्रिम था। आप ध्यान दीजिए कि इन पंक्तियों से एक गुरु के उस अध्यापकी व्यक्तित्व को याद करना कितना खूबसूरत है कि कैसे वो जब बोलते थे श्लोकों को, प्राचीन भारतीय साहित्य को, तो कैसे लगता था कई सारे जलराशियाँ, कई सारी धाराओं का जल एक साथ जुड़ जाता है। इसके बीच में जो उनकी जो गंभीर प्रवाह उसमें सुनाई पड़ता था, इन सब के बीच में सबके लिए अवकाश होता था। और एक खास बात कि कहीं भी कृत्रिमता नहीं झलकती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो द्विवेदी जी के लिए कहते हैं कि गुरु या अध्यापक वह बेहतर होता है जो ज्ञान को लादे नहीं, ज्ञान को उबाऊ न बनाए। वो जब पढ़ाए तो ज्ञान को सहज करके पढ़ाए और पढ़ता हुआ विद्यार्थी उसके साथ कैसे सम्मिलित हो जाए, उसको खुद भी वहाँ स्पेस मिले, इसके बीच में एक उदात्तता और गंभीरता की छवि वहाँ पर दिखाई पड़े। ये सारी चीज़ें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस व्यक्तित्व को याद करते हैं एक अध्यापक के रूप में, कैसे विश्वनाथ त्रिपाठी। मित्रों, नामवर हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो नहीं सुना है, हमने नामवर सिंह को सुना है, हमने विश्वनाथ त्रिपाठी को सुना है।
नामवर सिंह को बोलते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यही छवि हमें उनमें नज़र आती थी। नामवर सिंह की कदकाठी, उनका अंदाज बोलने का, उनका कैसे सहजता के साथ बड़ी बात को कह देने का अंदाज, श्लोक पढ़ने का अंदाज, कविता पढ़ने का अंदाज, इन सब के बीच में मुस्कुराते हुए एक आकाश धर्मा गुरु की तरह कैसे वो नज़र आते थे। ये मुझे लगता है उस पूरी शिष्य परंपरा में जब गुरु इतना विराट व्यक्तित्व का, तो शिष्यों की इस परंपरा में वो चीज़ हमें उनमें नज़र आती है। तो ये एक नई चेतना का प्रवाह, नए जिसे कहते हैं एक नई पीढ़ी के साथ वो कैसे विकसित होता है। तो हमने द्विवेदी जी को तो नहीं देखा, हमने देखा है नामवर सिंह को, हमने देखा है विश्वनाथ त्रिपाठी को, उनमें वो अक्स हमें दिखाई देता है। एक चीज़ और कि आप ध्यान दीजिए कि पंडित जी की क्लास के बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्लास के बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण लिखा है उन्होंने, कि सप्ताह में एक दिन वह ऐसी क्लास लेते थे जो पाठ्यक्रम से बाहर की क्लास होती थी। वह क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती थी। उसमें हम लोग सवाल पूछते थे और वो जवाब देते थे, वो संवाद करते थे हमसे, और कई बार वह पूछते थे और हम लोगों का संवाद होता था। और वो क्लास उनकी सबसे सृजनात्मक क्लास होती थी। आप ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है किसी विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय के निर्माण में रचनात्मकता जिसे कहते हैं, विश्वविद्यालय में जो स्पेस होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि आचार्य इसी तरह से होना चाहिए। विश्वविद्यालय में पठन पाठन को इसी तरह से देखना और पढ़ना चाहिए। मित्रों, हम जिस दौर में हैं, इस दौर में पढ़ाई लिखाई को लेकर, गुरु और शिष्य को लेकर कुछ कहने की बात नहीं है। कितनी कृत्रिमता आ गई है, कितना बनावटीपन आ गया है। शास्त्र को लेकर, परंपराओं को लेकर, संवाद को लेकर स्पेस बहुत कम बचा है। अगर है भी तो चीज़ें रटी रटाई आती। कैसे हम निर्माण की प्रक्रिया से कोसों दूर चले जा रहे हैं। हर विद्यार्थी जो अपने व्यक्तित्व के साथ अपने को निर्मित करना चाहता है, एक गुरु से जो अपने व्यक्तित्व के अपने सांचे में वो विकसित होना चाहता है, वहाँ स्पेस उसको नहीं मिलता। उस पर चीज़ें थोपी कैसे जा रही हैं। ये चाहे शिक्षा की प्रणाली हो हमारी, चाहे विश्वविद्यालय की प्रणाली हो, इन सारे बिंदुओं से आप उसका मूल्यांकन करें तो आपको लगेगा कि लगातार हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हम विकास कर रहे हैं, कि हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आप ध्यान दीजिए कि 21वीं सदी में विश्वविद्यालयों में, ये तो मैं नहीं कहता कि कमज़ोर हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये बात सत्य है कि वैसे आचार्य क्यों नहीं निर्मित हो रहे हैं। वो शिष्यों की वो परंपरा, शिष्यों की वो भूख क्यों नहीं मिट पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे हम बन सकते हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं। उस पूरी परंपरा से हमें सीखना पड़ेगा। संवाद धर्मिता हमें सीखनी पड़ेगी। चीज़ों को देखने का एक नज़रिया जो द्विवेदी जी जैसे विराट व्यक्तित्व का था, उससे हमें सीखना चाहिए। क्लास में, बातचीत में वो स्पेस हमें विद्यार्थियों के साथ पैदा करना चाहिए। हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से यही सब वो आचार्यत्व की वो परंपरा हमें उनसे वो सीखना चाहिए। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे संस्मरण इस तरह से लिखा है शिष्यों ने। ये बात सही है कि आज के समय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अगर हम याद करें तो उनके उन व्यक्तित्व को, उनके उस सृजनात्मक व्यक्तित्व को अगर आप देखें, उनके निबंधकार व्यक्तित्व को, उनके आलोचक व्यक्तित्व को, उनके इतिहासकार व्यक्तित्व को, उनके गुरु व्यक्तित्व को, सब एक दूसरे से घुले मिले। वहाँ कहीं कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। उनके उपन्यासों के पात्रों को अगर आप पढ़िए, उनके निबंध को पढ़िए, उनके इतिहास लेखन की इतिहास दृष्टि को अगर आप पढ़िए, उनकी आलोचना के विवेक को अगर आप पढ़िए, मनुष्य की चेतना को लेकर, मानवीय जिजीवसा को लेकर, परंपरा के स्वाभाविक विकास को लेकर जिस तरह से बातचीत करते हैं, लगातार आत्मालोचन की जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, वो एक समृद्ध परंपरा है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आप ध्यान दीजिए कि जिसे हम पश्चिम की परंपरा का जो आक्रांत रूप है, जो पश्चिमी आधुनिकता का जो आक्रांत रूप है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे आचार्य उस परंपरा के बरक्स से एक भारतीय चेतना की जो परंपरा निर्मित करते हैं, एक वैज्ञानिक परंपरा जो ज़्यादा विस्तार है जिसका। मित्रों, आज 21वीं सदी में जबकि हम सिमटते जा रहे हैं इस दौर में, कोरोना काल का जो दौर, ये संक्रमण का जो दौर चल रहा है, महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें कैसे हम अपने आप में सिमटते चले जा रहे हैं। उस आकाश धर्मा गुरु को याद करते हुए, उस विराट व्यक्तित्व आचार्य और गुरु को याद करते हुए, उस महान विभूत को याद करते हुए जो हमें अपने निकट लगता है, इस विश्वविद्यालयी परंपरा की क्षुद्रताओं से कैसे अलग वो हमें नज़र आते हैं। साहित्य पढ़ने पढ़ाने का शऊर जो पैदा करता है हमारे अंदर, साहित्य को जीने का जो शऊर पैदा करता है, एक वैज्ञानिक चेतना जो हमारे अंदर पैदा करता है, जो आलोचनात्मक विवेक पैदा करता है, जो सच कहने का साहस पैदा करता है हमारे अंदर, इन सब के बीच में अपने शिष्यों के साथ जो संबंध एक बनता है। एक छोटी सी बात सुना के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि द्विवेदी जी से उनके एक सहकर्मी ने पूछा कि आप के शिष्यों के बारे में कि आपका साहित्य कहाँ कहाँ दिखाई देता है, आपके शिष्य कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। मित्रों, उन्होंने उत्तर दिया कि जीवन आप गाँव से लेकर शहर तक और लोक के उन तमाम सारे दूरस्थ इलाकों तक जाएंगे, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक मेरा साहित्य आपको नज़र आएगा, वहाँ तक मेरे साहित्य की व्याप्ति। और जहाँ जहाँ बौद्धिकता, जहाँ लोक चेतना है, जहाँ बौद्धिकता है, जहाँ तर्क है, जहाँ मनुष्यता है और इसकी जो बात करता है, वो हमारी शिष्य परंपरा को विकसित करने वाला आपको दिखाई देगा। कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा आचार्य अपने को कैसे, मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं को हमें बार बार देखना और परखना चाहिए। जीने का सलीका, पढ़ने का सलीका, रचने का सलीका और संघर्ष करने का सलीका कैसे हमें अपने परिवेश से जोड़ता है, अपने आत्म से भी जोड़ता है और अपने जन से जोड़ता है। ये सारी बातें हमें उस आकाश धर्मा आचार्य से सीखना चाहिए। उससे हमें अनुसरण करने की बात नहीं है, एक बार बार जो शब्द है कि उससे सीख कर उसको अपने समय के साथ पुनर्नवीकरण करते हुए हमें विकसित करना चाहिए। बस यही बातें मैं आज के दिन आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं उस बड़े व्यक्तित्व के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना मुझे लगता है कि थोड़ा जो पढ़ा मैंने, जो समझा, वो मैं आपसे के सामने मैंने रखा। सभी का अभिवादन और खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और उस विराट व्यक्तित्व को नमन। नमस्कार।